सो आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन को। अकाउंटिंग इक्वेशन को हिंदी में कहते हैं लेखांकन समीकरण। समीकरण या इक्वेशन का मतलब होता है एक फॉर्मूला। अकाउंटिंग पूरी एक फॉर्मूले पर आधारित है। अकाउंटिंग पूरी एक फॉर्मूले पर आधारित है और वो जो फॉर्मूला है वो क्या है वो भी मैं बताता हूं आपको। देखिए, अकाउंटिंग को आप एक तराजू की तरह समझिए। अकाउंटिंग एक तराजू है जो बैलेंस बनाती है। चीजों का एक तराजू है। तराजू आप सब जानते हैं क्या होता है। तराजू का काम क्या होता है? बैलेंस बनाना, राइट। तो अकाउंटिंग क्या करती है? बिजनेस में जो भी एसेट्स होती है, जितनी भी एसेट्स होती है, उसका बैलेंस बनाती है बिजनेस की लायबिलिटीज के साथ। अब लायबिलिटीज भी दो प्रकार की होती है। जो इंटरनल लायबिलिटी होती है उसको हम कैपिटल कहते हैं, और जो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। तो एक तरह से आप समझ लीजिए, किसी भी बिजनेस के पास जितनी एसेट होगी, टोटल एसेट्स, उतनी ही उस बिजनेस के पास टोटल लायबिलिटी होगी। और वो लायबिलिटी जो होगी वो बिजनेस के ऑनर ने जो बिजनेस को पैसा दिया वो भी होगी, जिसे कैपिटल कहते हैं। और एक्सटर्नल या बाहरी लोगों के प्रति लायबिलिटी भी होगी, जिसे हम लायबिलिटी या डेप्थ कहते हैं। लायबिलिटी को आप डेप्थ भी कहते हैं। ऋण हिंदी में क्या कहते हैं? लायबिलिटी को दायित्व, जिम्मेदारियां, लोन। और कैपिटल को क्या कहते हैं हिंदी में? पूंजी। पूंजी कौन लगाता है बिजनेस में? बिजनेस का जो ऑनर होता है, व्यापारी होता है, वो लगाता है। लेकिन एक तरह से ऑनर ने बिजनेस को अगर पैसा दिया तो बिजनेस के लिए तो लायबिलिटी है ना, कि उसको ऑनर को चुकानी वापस से कभी ना कभी। और एसेट का मतलब होता है संपत्ति। बिना संपत्तियों के कोई बिजनेस नहीं चल सकता भैया। अलग अलग बिजनेस में अलग अलग संपत्तियों की रिक्वायरमेंट रहती है, एसेट्स की रिक्वायरमेंट। सो ये जो मैंने लिखा ना अभी आपके सामने फॉर्मूला, कि एसेट्स इक्वल टू टोटल कैपिटल प्लस टोटल लायबिलिटी, ये होता है अकाउंटिंग इक्वेशन, समीकरण। इसी को कहते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग का समीकरण। सम ऑफ टोटल कैपिटल प्लस टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट, याद रखिएगा। ऑलराइट, अब इसको हम एग्जाम्पल से चेक करते हैं कि क्या जो आप कह रहे हो बात सर वो सही है या नहीं है। इसको हमें चेक करना भी आना चाहिए। तो मैंने यहां पर क्या किया है, सामने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है अकाउंटिंग इक्वेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब आप समझिए, इस एग्जाम्पल में कुछ ट्रांजैक्शन लिखे हुए हैं। ये कुछ ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं, ये ट्रांजैक्शन लिखे हुए हैं। जैसे बिजनेस में कैपिटल लगाना, पूंजी लगाना। अब मुझे बताओ, पूंजी लगाने से क्या होगा? एक तरफ तो बिजनेस में एसेट बढ़ेगी, कैश आएगा, और एक तरफ कैपिटल बढ़ेगी यानी इक्विटी बढ़ेगी। कैपिटल को इक्विटी भी कहते हैं, समझ रहे? तो मतलब एसेट भी बढ़ रही है और इक्विटी भी बढ़ रही है, लायबिलिटी साइड भी बढ़ रही है। तो आप यहां देखिए, एसेट साइड को अलग कर रखा है, इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। तो ऐसे केस में, जैसे एक एग्जांपल अभी मैंने लिया कि 1000 रुपए लगाया मैंने साहब बिजनेस में, तो 1000 रुपए से आपकी नकद भी आ रहा है, कैश भी बढ़ रहा है, और 1000 रुपए से आपकी कैपिटल भी बढ़ रही है। तो आपने दोनों तरफ प्लस प्लस कर दिया। नकद में माल खरीदा, परचेज, कैश परचेज। तो आप देखिए, एक तरफ तो आपके पास क्या हो रहा है, नकद में माल खरीदोगे तो एसेट कम होगी, कैश जा रहा है, और परचेज करने से आपका प्रॉफिट कम होता है। परचेज एक खर्चा होता है, और खर्चे से आपकी इनकम कम हो रही है, और प्रॉफिट कम होगा तो आगे जाके लायबिलिटी कम होनी है, रिड्यूस होनी है। क्योंकि सोचिए, अगर आपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाया होता तो वो कैपिटल में जाके क्या होता? जुड़ता। और अगर लॉस कमाया तो वो कैपिटल में से क्या होगा? माइनस होगा। तो अगर परचेज कर रहे हो तो उससे आपकी प्रॉफिट कम हो रहा है,
तो वो आपके कैपिटल को रिड्यूस करेगा एक तरह से। तो इस वजह से आप देखिए, अगर आपने नकद में कुछ खरीदा है तो एक तरफ आपकी कैश भी कम हो रहा है और कैपिटल भी आपकी कम हो रही है, क्योंकि उसका अल्टीमेटली प्रभाव जो है प्रॉफिट या लॉस का, वो कैपिटल पे ही चला जाता है, याद रखिएगा। उसी तरह से क्रेडिट परचेज, उधार में परचेज करना। अब देखिए, उधार में अगर आप कुछ खरीदोगे तब भी देखिए ऑब्वियस सी बात है कि आपका कहीं ना कहीं कैपिटल कम होगी, क्योंकि परचेज जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होता है, वो आपको आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को कम करता है, और प्रॉफिटेबिलिटी को कम करता है तो उसका प्रभाव कैपिटल पे होता है। तो एक तरफ आपकी कैपिटल कम हो रही है, और उधार में खरीद रहे हो तो एक तरफ आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि आपको चुकाना पड़ेगा आगे जाके। तो माइनस, कैपिटल को माइनस किया है, लायबिलिटी को प्लस किया है। हर एक ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस को किसी न किसी रूप से दोहरी तरह से प्रभावित करता है, दोहरी तरह से। इसीलिए इसको दोहरा लेखा प्रणाली भी कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। डबल इंपैक्ट होते हैं हर ट्रांजैक्शन के, बिजनेस की अकाउंटिंग में डबल इंपैक्ट। अभी जैसे आपने उधार में माल खरीदा तो देखिए लायबिलिटी बढ़ रही है, तो एक तरफ कैपिटल कम हो रही है उससे, तो दोहरा इंपैक्ट पड़ा ना, डबल इंपैक्ट पड़ा ना। हम लोग तो हाल ही एंट्रियां बनाना सीख गए साहब, कि हमें एंट्रियां बनाना आ गई अब, लेकिन आप ये भी तो समझिए उन एंट्रियों का प्रभाव क्या पड़ने वाला अल्टीमेटली बैलेंस शीट पर, अकाउंटिंग इक्वेशन पर। नकद में माल बेचा साहब, क्या होगा? नकद बढ़ेगा एक तरफ तो, यानी कैश बढ़ेगा, और अगर माल बेच रहे हो तो इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी कैपिटल भी बढ़ेगी, तो कैपिटल बढ़ेगी। तो आप देखिए, आपने एसेट भी बढ़ाई है और कैपिटल भी बढ़ाई है। क्रेडिट पर सेल करना, क्रेडिट में माल बेचने पर देखिए ऑब्वियस सी बात है, डेटर बढ़ेंगे तो आपकी एसेट बढ़ेगी, सन्डी डेटर एसेट्स आप उन लोगों से मांगोगे, तो एक तरफ आपकी एसेट बढ़ रही है, और सेल होने से आपकी कैपिटल भी बढ़ रही है, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगा। एक्सपेंसेस आपकी कैपिटल को रिड्यूस करेंगे, इनकम आपकी कैपिटल को इंक्रीज करेगी, याद रखिएगा। आप देखिए जितने भी ट्रांजैक्शन हैं, इन सारे ट्रांजैक्शन में मैंने एग्जांपल में कुछ अमाउंट फीड किए हैं और प्लस माइनस किए हैं, और आप अब इन सब की टोटल करो। जब आपने इन सब की टोटल करनी है, जैसे एसेट साइड की टोटल करनी, तो आपका कितना आ रहा है? 1270। फिर इक्विटी साइड यानी ये कैपिटल की जब मैंने टोटल की तो ये 1150 आ रहा, और लाइबिलिटी की टोटल की तो 120 आ रहा। अब हमने क्या याद किया था अभी थोड़ी देर पहले? टोटल एसेट इक्वल टू टोटल कैपिटल प्लस टोटल लाइबिलिटी। अब आप कैपिटल और लाइबिलिटी को जोड़ो, ये भी 1270 ही होगा। तो ये आपका कहीं ना कहीं फॉर्मूला मैच कर रहा है ना। सारे ट्रांजैक्शन का अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा? जितनी एसेट होगी उतनी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होगी कि नहीं होगी? बताओ, राइट? अभी ऊपर जितने भी आपने एग्जांपल देखे हैं, देखिए आप, जैसे 1000 रुपए की कैपिटल लगाई तो ऑनर की कैपिटल बढ़ी, समझ रहे हो? और आपकी जो इनकम है, अगर हम यहां पर अल्टीमेटली इनकम की बात करें, तो यहां आप देख सकते हैं इनकम टोटल इतनी बड़ी, तो वो इनकम तो आगे जाके कैपिटल में क्या होती है? जुड़ती है। एक्सपेंसेस कैपिटल में से माइनस होते हैं, तो नेट ऑनर की जो 1150 फिगर आया, ये नेट कैपिटल इंक्रीज का फिगर आया। प्लस, और जो प्लस प्लस है उन सबको जोड़ा जाए और माइनस माइनस को माइनस किया जाए, तो ये देखिए -200 और 80, मतलब 120 और 80 200 होता है। तो 200 रुपए से कैपिटल रिड्यूस हुई थी, और 1000 प्लस 140 प्लस 210, यानी ये टोटल मिलाकर आपकी 1350 रुपए से प्लस हुई। तो 1350 में से 200 माइनस कर दो, 1150 नेट इंक्रीज हुई। नेट इंक्रीज क्या होता है? नेट इंक्रीज का मतलब ये होता है कि ग्रॉस कितना इंक्रीज हुआ, उसमें से ग्रॉस कितना डिक्रीज हुआ, उसको माइनस कर दो, नेट इंक्रीज या डिक्रीज आ जाएगा। अगर ये फिगर माइनस में आता तो नेट डिक्रीज, अगर ये फिगर प्लस में आ रहा तो नेट इंक्रीज। तो ये 1150 आपका इन सब को ग्रैंड टोटल करने पर आएगा, याद रखिएगा। ऑलराइट, तो आप यहां पर आप समझिए इस चीज को कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल, जिसे हम इक्विटी भी बोल रहे हैं, प्लस लाइबिलिटी का ग्रैंड टोटल होता है, याद रखिएगा। यही आपका अकाउंटिंग का क्या बनता है? फॉर्मूला बनता है। ऑलराइट, अब हम इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं।
आपको मुझे खाली ये बताना है, देखिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखने वाला हूं, एक ट्रांजैक्शन लिखने वाला हूं। आपको मुझे उस ट्रांजैक्शन को 3 पार्ट करके मुझे प्लस और माइनस समझाना है, जो मैंने अभी आपने समझा होगा, जो आइडिया लगाया होगा। आप लोग मुझे आंसर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले लिख रहा हूं मैं यहां पर, पहला ट्रांजैक्शन, ओपनड अ बैंक अकाउंट, बैंक में अकाउंट ओपन करवाया विथ एसबीआई, एसबीआई बैंक में अकाउंट ओपन करवाया और ₹5,000 रुपये आपने जमा कराए। अब देखिए ये एक ट्रांजैक्शन है। अब मैं यहाँ 3 लाइन खींच रहा हूँ ताकि आप इसको एनालाइज कर सकें। मैंने 3 लाइन क्यों खींची? इधर हमें क्या लिखनी, एसेट पर इम्पैक्ट बताना, इधर कैपिटल पे बताना, इधर लायबिलिटी पे बताना, ठीक है। चलिए मुझे ये बताओ कि बैंक में 5,000 रुपये जमा कराए और अकाउंट खुलवाया, ठीक है। कौन से 2 अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं? एक तो बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक में पैसा आने का मतलब असेट बढ़ रही है, एसबीआई बैंक, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एसबीआई बैंक, और यहाँ लिख रहा हूँ प्लस में 5,000 रुपये, एक असेट बढ़ी। और दूसरी तरफ एक असेट कम हुई, क्योंकि अगर आपने बैंक में पैसा जमा कराया तो आपके पास से नकद क्या हुआ, गया। तो अब देखिए इस एंट्री में क्या हो रहा है, एक असेट बढ़ रही है और एक असेट कम हो रही है। तो दोनों जो पिलर हैं, दोनों पिलर आपके एसेट, दोनों ही एसेट ही प्रभावित हो रही है। कोई जरूरी नहीं है कि एसेट प्रभावित हो तो साथ में लायबिलिटी या कैपिटल मतलब प्रभावित हो, ऐसा कोई जरूर नहीं है। दोनों एसेट का इंपैक्ट भी हो सकता है, एक एसेट एक लायबिलिटी का इंपैक्ट भी हो सकता है, एक एसेट एक कैपिटल का इंपैक्ट भी हो सकता है, दोनों लायबिलिटी का इंपैक्ट भी हो सकता है, दोनों कैपिटल का इंपैक्ट भी हो सकता है। ये सिचुएशन डिपेंड करेगी। अभी वाले ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, एक एसेट बढ़ रही है, दूसरी एसेट कम हो रही है। समझ में आया? चलिए एक और ट्रांजैक्शन देखते हैं। फर्नीचर आपने यहां पर परचेज किया है, फॉर ऑफिस, ऑफिस यूज के लिए, फ्रॉम मेसर्स पूनम फर्नीचर, फॉर कैश 23,000 रुपए का। मेसर्स पूनम फर्नीचर से आपने फर्नीचर खरीदा है 23,000 रुपए का नकद में। बताओ क्या क्या होने वाला है। एसेट में आपकी एक एसेट बढ़ रही है, कौन सी एसेट? फर्नीचर। तो मैं प्लस कर देता हूं 23,000 से फर्नीचर। और एसेट में आपका कैश माइनस हो रहा है, 23,000 रुपये कैश चला गया। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं एक एसेट बढ़ी, एक एसेट कम हुई, यानी पूरा प्रभाव सिर्फ एसेट पर पड़ा, कैपिटल या लायबिलिटी तो यहां पर कहीं पर भी इफेक्ट नहीं हुई। ऑलराइट, अगला कैरीज पेड to bring the furniture to office premises by cash 700 रुपये। उस ऑफिस को अपने, उस फर्नीचर को अपने ऑफिस में लाने के लिए आपने माल भाड़ा चुकाया नकद में 700 रुपये। क्या चुकाया? माल भाड़ा चुकाया। बताओ क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए माल भाड़ा चुकाया नकद में, तो एक तो आपका कैश क्या हो रहा है, माइनस हो जाएगा 700 रुपये से, एसेट कम हुई, राइट। और माल भाड़ा क्या है? एक खर्चा। लेकिन आप समझिए कभी कोई एसेट खरीदते हो और उसको लाने के लिए या उसको इंस्टॉल करने के लिए आप जो भी खर्चा करते हो वो उसी की कीमत में जोड़ते हैं एक तरह से। तो कहीं ना कहीं यहां पर 700 रुपए से फर्नीचर की कीमत ही क्या हो रही है,
बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ आपका फर्नीचर की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ आपकी एसेट इंक्रीज हो रही है 700 रुपए से। तो एक एसेट कम हुई तो दूसरी एसेट बढ़ी, राइट। अगला ट्रांजैक्शन, परचेज साइन बोर्ड बाय कैश ₹2000। आपने अपने बिजनेस के लिए साइन बोर्ड खरीदा, साइन बोर्ड यानी जो डिस्प्ले बोर्ड होता है, मेन बोर्ड, 2000 रुपए का नकद में। बताओ क्या क्या हुआ। एक तो एक एसेट तो बड़ी, साइन बोर्ड को आप एसेट मान लो अपना, तो 2000 रुपए से आपकी एक एसेट बढ़ी और दूसरी तरफ एक एसेट कम हुई 2000 रुपए से। तो अभी तक की सारी एंट्रियों में आप देख सकते हैं एक तरफ एक एसेट बढ़ रही है, दूसरी तरफ एक एसेट कम हो रही है। ऑलराइट, अगला मामला देखते हैं। पेड ₹5000 टू लैंडलॉर्ड एज ऑफिस रेंट। आपने अपने मकान मालिक को 5000 रुपए का ऑफिस का किराया चुकाया। अब आप समझिए यहां पर थोड़ा मामला अलग है। एक तरफ तो आपने 5000 रुपए चुकाया, तो एक तरफ तो आपकी एक एसेट कम हो रही है 5000 रुपए से कैश, और अगर रेंट चुका रहे हो तो खर्चा है, और वो किसको रिड्यूस करेगा, कैपिटल को रिड्यूस करेगा। तो आप यहां पर अपना रेंट कैपिटल में से माइनस कर देंगे 5000 रुपए। खर्चा आपकी कैपिटल को कम करेगा, प्रॉफिट आपकी कैपिटल को या इनकम आपकी कैपिटल को बढ़ाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल। ऑलराइट, और आगे बढ़ते हैं। दीज आर द ट्रांजेक्शन जो मैं यहां लिख रहा हूं, और फिर मैं इक्वेशन में इनको आपको समझा रहा हूं कि इनका जो इफेक्ट है बिजनेस की अकाउंटिंग पे कैसे पड़ने वाला है। आपने 25,000 रुपए का लोन लिया है साहब, रिसीव हुआ है फ्रॉम एक्सिस बैंक बाय चेक। आपको एक्सिस बैंक से एक लोन प्राप्त हुआ है चेक से। अब आप समझिए, लोन लिया है तो पैसा तो आपके अकाउंट में आया होगा, आपका जो भी अकाउंट होगा, वो एसबीआई अकाउंट है मान लो। तो एक तरफ तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है ना। एसबीआई में 25,000 रुपए आए तो 25,000 से एसबीआई को प्लस कर दो, एसेट बढ़ी आपकी। लेकिन साथ में लाइबिलिटी तो बढ़ी है, लोन जो लिया है आपने, तो ये आपकी लाइबिलिटी भी तो इंक्रीज हुई है 25,000 रुपए से, वापस चुकाना भी तो पड़ेगा नहीं। एसेट बढ़ेगी तो लाइबिलिटी भी तो बढ़ेगी, वापस चुकाना भी तो पड़ेगा आपको। ऑलराइट, तो दीज आर द ट्रांजेक्शन्स, और इनको हम इक्वेशन में यहां पर फीड कर रहे हैं कि किस तरीके से आप यहां पर अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से चीजें लिखते हो। कंप्यूटर खरीदा साहब आपने, कंप्यूटर परचेज फ्रॉम आकाश कंप्यूटेक फॉर ₹22,000 ऑन क्रेडिट। व्हाट इज क्रेडिट? उधार में। ऑलराइट, अब आप समझिए, अगर आप उधार में कोई एसेट खरीदोगे तो एसेट तो बढ़ेगी आपकी। तो कंप्यूटर आपकी एसेट है, तो ये तो आपका प्लस होगा 22,000 रुपए से। लेकिन अगर उधार में खरीद रहे हो तो लाइबिलिटी भी तो बढ़ रही है, आपको चुकाना भी तो पड़ेगा आगे जाके आकाश कंप्यूटेक को। तो ये लाइबिलिटी है उसके प्रति, ये भी तो बढ़ी है आपकी 22,000 रुपए से। ऑलराइट, अब तक हमने क्या किया, यहां कितने ही सारे ट्रांजेक्शन किए।
सारे ट्रांजैक्शन में क्या बढ़ा क्या घटा सब लिखा। अब हम इन सब की ग्रैंड टोटल करते हैं। क्या करते हैं? ग्रैंड टोटल करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले एसेट साइड की टोटल करते हैं। देखिए एसेट साइड में प्लस में 5000 है, माइनस में 5000, तो प्लस और माइनस तो जीरो हो गया वापस, इधर भी प्लस माइनस जीरो हो गया, इधर भी प्लस माइनस जीरो हो गया, इधर भी प्लस माइनस जीरो हो गया, इधर माइनस है तो ये माइनस चला गया बैलेंस 5000, ये प्लस 25000 है तो वो 20 हो गया प्लस का, और प्लस 22 बराबर टोटल एसेट आपकी 20 प्लस 22 बराबर 42,000 रुपीज से आ गई प्लस में। और नियम क्या कहता है? नियम क्या कहता है? जितनी एसेट होगी उतनी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होगी। नियम तो यही कहता है। तो टोटल कैपिटल और टोटल लाइबिलिटी का जो जॉइंट फिगर आएगा वो 42,000 आना चाहिए, तब आपने ये जो भी किया है वो सही किया है। अगर आपने ये बराबर नहीं आया तो मतलब आपने गलत किया अकाउंटिंग इक्वेशन को। ठीक है, अब हम कैपिटल को देखते हैं। देखिए आप ऊपर से कैपिटल 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 कहीं नजर नहीं आ रही, यहां आ रही माइनस में पहली बार 5000, और उसके बाद कहीं नजर नहीं आई। तो कैपिटल किस में आ रही? माइनस में 5000 आ रही। सर मेरे तो गलत हो गया। मैंने कहा कैसे? सर देखो ना, असेट तो 42,000 आ रही है, कैपिटल माइनस में 5000। भैया अभी तूने पूरा नहीं किया, पहले ही मत सोच लेके गलत हो गया है, अभी लाइबिलिटी भी ढूंढ। ओके सर, लाइबिलिटी ढूंढते हैं। तो लाइबिलिटी देखिए आप, इस आपको लाइबिलिटी एक बार 25,000 से प्लस आ रही है और एक बार 22,000 से प्लस आ रही है। 22 और 25 47, तो लाइबिलिटी 47,000 से आप प्लस कर दो। अब देखिए मिल गया ना आंसर। प्लस के 47,000 में से वो माइनस के 5,000 माइनस करोगे तो आपका 42 रह जाएगा, 42 की एसेट है। तो इसे कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, और इस तरीके से अकाउंटिंग चलती है। और अकाउंटिंग की सबसे पहली क्लास ही यही होती है। अगर आपको अकाउंटिंग सीखना है तो पहले इक्वेशन समझना बहुत ज़रूरी है कि अकाउंटिंग चलती कैसे है। डेबिट क्रेडिट बात की बात है, पहले इक्वेशन समझो कि भैया हर ट्रांजैक्शन आपकी बिजनेस की बैलेंस शीट को इफेक्ट करेगा दोहरी तरीके से, दोहरी तरीके से। अब वो दोहरा तरीका कुछ भी हो सकता है इन तीनों में से। आपने देखा अभी ऊपर जितनी भी मैंने एंट्रियां की उनमें कहीं कहीं किसी किसी ट्रांजैक्शन में एसेट ही हिट हुई, एसेट ही प्लस हुई, एसेट ही माइनस हुई, कहीं कहीं एसेट प्लस हुई, लाइबिलिटी प्लस हुई, कहीं कहीं एसेट माइनस हुई, कैपिटल माइनस हुई, कहीं कहीं एसेट प्लस माइनस हुई तो लाइबिलिटी माइनस हुई। तो ये ऐसे चलता है। और जब ग्रैंड टोटल निकालते हो तो सबकी टोटल का ये बराबर आता है। इसीलिए तो कहता है ना कि बैलेंस शीट की दोनों साइड की टोटल क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। तो आपकी जो अकाउंटिंग है वो सही मानी जाती है, अन्यथा किसी हालत में सही नहीं। तो अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है, एक तराजू है, एक बैलेंस है असेट और लायबिलिटी का। तो पूरे साल भर जो आप ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हो, रिकॉर्ड करते हो, और उससे फिर आप एनालाइज करते हो, समराइज करते हो, रिपोर्ट्स बनाते हो, तो आपका जब वो सबसे अंतिम रिपोर्ट बनता है बैलेंस शीट, वो मैच होना ये इंडिकेशन होता है कि आपने सब कुछ कहीं ना कहीं सही किया है अरिथमेटिक तौर पर। याद रखिएगा, अगर आपने अरिथमेटिक तौर पे सही नहीं किया होता या आप, तो फिर डेफिनेटली आपका बैलेंस शीट एरर शो करता, मिसमैच दिखाता, डिफरेंस दिखाता। बैलेंस शीट डिफरेंस नहीं दिखाता, इट मीन्स सब कुछ सही है। और अब तो खैर सॉफ्टवेयर का जमाना, आज की तारीख में मैनुअल अकाउंटिंग का तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे दुर्लभ सी होती गई जा रही है मैनुअल अकाउंटिंग। सॉफ्टवेयर का जमाना है, इसलिए वो जो मिसमैच वाला प्रॉब्लम है वो नहीं आता सॉफ्टवेयर में, क्योंकि आप सिंगल साइडेड एरर सॉफ्टवेयर में कर नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी आ सकता है, क्योंकि अगर आपने ओपनिंग बैलेंसेस चढ़ाए हैं और बैलेंसेस में मिसमैच है तो सॉफ्टवेयर की बैलेंस शीट भी आपकी मिसमैच दिखाएगी, डिफरेंस दिखाएगी। तो बोलते हैं ना, नकल में भी तो क्या करना पड़ेगा ना, अकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑटोमेशन जरूर है, ऑटोमाइजेशन जरूर है, 95% काम सॉफ्टवेयर कर लेता है। इसलिए मैं क्यों सीखूं अकाउंटिंग, मैं क्यों सीखूं डेबिट क्रेडिट? सॉफ्टवेयर में तो डेबिट क्रेडिट करना ही नहीं पड़ता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर भी 5% काम तो तुझे ही करना पड़ेगा। और वो 5% काम जो होगा वो तो प्रिंसिपली स्ट्रांग होगा, अकाउंटिंग के बेसिक्स तेरे क्लियर होंगे तभी तू सही कर पाएगा। और तूने सही नहीं किया तो तू वो 95% जो सॉफ्टवेयर कर रहा है उसको भी गलत कर देगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी वही काम करता है जो हम करते हैं, उसी का रिजल्ट होता है जो सॉफ्टवेयर करता है। आपने सोचिए ना, आपने कंप्यूटर का लेजर बना रहे हो,
और आपने उसको फिक्स्ड एसेट्स नहीं डाल के करंट लायबिलिटी डाल दिया, तो क्या आप उम्मीद रखोगे टैली से या किसी सॉफ्टवेयर से कि वो रिपोर्ट्स में उस कंप्यूटर को सही जगह ले जाके खड़ा करेगा? हमने गलत किया इसलिए कंप्यूटर ने भी गलत किया, याद रखिएगा। इसलिए आप अपनी गलती, कोई गुंजाइश नहीं है आप गलती कर सको। अगर आप 5% अकाउंटिंग आपको करनी है, वहां पर भी अगर आप सही नहीं करोगे तो आप किसी हालत में एक प्रॉपर अकाउंटेंट नहीं बन सकते। ऑलराइट, सो ये था अकाउंटिंग इक्वेशन। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।